नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। कैसे हैं आप सब लोग? आज 6 मई 2026 तक पहुंच गए हम। ये साल काफी वाकई में बहुत फास्ट चल रहा है एंड द वे इट्स गोइंग आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। द वन वर्ड विच वी थॉट 2025 से हमें अलविदा मिले, मतलब अलविदा कहने का सौभाग्य प्राप्त होगा, वो वन वर्ड था वॉलेटिलिटी। लेकिन ऐसा लग रहा है 2026 वो इज द प्रो मैक्स वर्जन ऑफ वॉलेटिलिटी ना। कितनी चीजें हो गई और आप लोग भी देख रहे होंगे कि कितनी फास्ट पेस पे दुनिया, अनसर्टेनिटी आगे बढ़ रही। दुनिया तो आगे नहीं बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी। खैर, स्पीकिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ इंडियन बैंक्स में? हमारे जो देसी, हम सब हमारे देशवासी हैं, टैक्स पेयर्स, मेरे 2 करोड़ टैक्सवासी जो हैं, 2-2.5 करोड़ टैक्सवासी, हम लोग बैंकों में पैसा नहीं रख रहे हैं। बैंक्स में जो डिपॉजिट्स का रेशियो है वो कोविड के बाद एंड इवन प्री कोविड लेवल्स के ऑल टाइम लो पे है। सो इससे अपने को एग्जैक्ट नंबर्स जितना बताते हैं, कभी कभी उससे ज्यादा छुपाते भी हैं। आई थिंक व्हाट वी गेट आउट ऑफ दिस नंबर, व्हाट आई कैन पार्टेक आउट ऑफ दिस नंबर इज क्लासिक केस ऑफ अ परफेक्ट स्टॉर्म। कैसे? हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, सीडीआर, जो बैंक्स का है वो प्राइवेट बैंक्स का हमेशा हाई होता है। अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी काफी ऊपर चल रहा है। और इसका मतलब है पब्लिक, एक तरह से तो एक होता है पब्लिक क्रेडिट कि आपके देश में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स बढ़ रहे हैं, वो अलग बात है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हाई होने का मतलब है जो बैंक्स है, जितने उनके पास डिपॉजिट्स है उससे ज्यादा वो लोन बांटते फिर रहे हैं। और बैंक्स नोटोरियस है। और ये 6 महीने से मेरा लाइन रहा है कि जहां जहां बैंक्स में, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में, अगर किसी को भी भाई प्रॉफिट मिलता चले तो लेते चलो, उसको पकड़ के ऐसे उससे गठबंधन करके मत बैठो अपने पीएसयू बैंक स्टॉक से। ये मेरा व्यू है। यू हैव टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, वरना गब्बर आ जाएगा। गब्बर मालूम है ना? तो वही गब्बर जो कभी दिखता नहीं है। सो इधर कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है भिड़ू। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो और जो भी स्टॉक बाय या सेल करना है करो। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि वी आर हेडिंग, आर इकोनॉमी लुक्स लाइक वी आर हेडिंग इनटू अ परफेक्ट स्टॉर्म फ्रॉम द स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव। अगर आप हमारा मेंबर्स ओनली वीडियो देखोगे तो मैं इसको डिकोड करके अच्छे से बता चुका हूँ दैट दीज आर वेरी गुड वैल्यूएशंस फॉर एनीबडी हु इज डूइंग म्यूचुअल फंड्स टू कैपिटलाइज ऑन दीज लो वैल्यूएशन पीरियड्स। बट अगर आप स्टॉक्स में पोजिशन ट्रेड करते हो या ट्रेडर हो, दिस इज अ क्लासिक परफेक्ट स्टॉर्म। कैसे? your currency is at an all-time weak point against the dollar and against every other currency, including Afghani currency. Indian rupee is weaker even against Afghanistan. Then क्रूड ऑयल का भाव 108 110 पे आके मंडरा रहा है। जब क्रूड का भाव $85 पर बैरल पे आएगा, तब जाके थोड़ा सेम्बलेंस आएगा कि ठीक है, हमने जो बजट किया था 85 वहां तक आ गया। लेकिन 85 के बाद 60 का, अभी यहां से तो वो बहुत दूर की कौड़ी लगती है। आएगा 65, लेकिन दिखने और समझने में तो लग नहीं रहा है कि वॉर कहीं से भी डी एस्केलेट हो रहा है। बाजार इस वक्त ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि जैसा मैंने कहा, बाजार एक खतरे की वजह से शेर आया करके 2 बार 3 बार 4 बार नहीं गिरेगा। बाजार अब तब तक वॉर के वजह से नहीं डेंट देगा जब तक कोई मेजर एस्केलेशन दोनों पार्टी से ना आ जाए, जो कि कल आया। ईरान एक्चुअली अटैक्ट यूएस वॉरशिप्स जो वो ब्लॉकेड में थे। तो हो सकता है, अभी डिपेंड करेगा यूएस कैसे रिस्पॉन्ड करता है। एक्चुअली यूएस हैज मोर टू लूज। ईरान ऑलरेडी काफी लॉस खा चुका है, तो वो लास्ट अपने बचे हुए जो पैंतरे हैं वो डाल रहे हैं डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली एंड इवन जियो पॉलिटिकली। तो ये तो हो गया वो आंसर। मार्केट को क्या परेशान कर रहे हैं? करेंसी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑयल शॉक। ऑयल शॉक क्यों? क्योंकि करेंसी आपकी वीक है और हम ऑयल अभी भी डॉलर में लेते हैं। ईरान के साथ डील हमने स्क्रैप कर दी थी 2019 में, आप जानते हो। पता नहीं आपको मैंने पहले बताया था कि नहीं, बट ईरान यूज टू गिव इंडिया चीपेस्ट ऑयल, जो जल्दी पहुंच जाता था प्रॉक्सिमिटी के वजह से। और 2 महीने का लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता था इंडिया को कि 60 डेज के बाद पेमेंट कर देना। ईरान का एक बैंक अकाउंट था कोलकाता के, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, इट वाज नॉट यूनियन बैंक,
नाम भूल रहा हूँ, 20,000 करोड़ रुपए ईरान के इंडियन बैंक में जमा थे फॉर करेंसी एक्सचेंज और करेंसी बार्टर के लिए। ये सब हमने त्याग कर दिया अच्छे टर्म्स। और हाँ, ईरान इंश्योरेंस हमें फ्री में देता था। जब इंडिया ईरान से ऑयल मंगाता था तो हमारे जो हम मंगा रहे हैं ऑयल, रिफाइनरीज वगैरह को इंश्योरेंस अलग से नहीं लेना पड़ता था। ईरान यूज टू गिव इट टू अस फॉर फ्री, प्लस 2 महीने का क्रेडिट पीरियड कि 60 डेज बाद पेमेंट कर देना। अब ये सब चीजें हमने त्याग कर दी और आगे बढ़े, अलायंस में घुसे, रशिया को छोड़ के यूएस को पकड़ा। और आज उसका हर्जाना कौन भुगत रहा है? आम आदमी सड़क पे, जो आपको बताएगा भी नहीं। खैर, ये तो एक एंगल है। तो मार्केट ये सब देख रहा है, इट इज ट्राइंग टू प्राइस इन ऑल ऑफ दिस। 24,000 पे एक अच्छा बेस बन रहा है। अगर आप एग्जैक्ट निफ्टी लेवल्स जानना चाहते हो, आज का ही मेरा मेंबर्स ओनली Q&A है। उसमें हमने बहुत सारे केस स्टडीज की बात की है, लेवल्स फॉर निफ्टी की बात की है, मार्केट के रिस्क की बात की है। वो वीडियो का लिंक पिंड कमेंट में है, आप जरूर एक बार देख लें, आपको फायदा होगा। और फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही जो स्टॉक समझ में आए वो बाय या सेल करें। बट बैंकिंग स्टॉक से बचिए, बिकॉज बैंक्स में अक्सर जब इकोनॉमिक डिफॉल्ट बढ़ते हैं, भाई CDR, बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऊपर है, लोन ज्यादा बांट चुके हैं, डिपॉजिट बैंक में जमा नहीं हो रहे हैं, बैंकिंग का धंधा ही पूरा डिपॉजिट और लोन के उस समतल पे चलता है, वो बिखर गया। और अब पब्लिक का क्रेडिट लेंडिंग बढ़ गया है, पब्लिक के क्रेडिट डिफॉल्ट्स बढ़ गए। क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स में इंडिया सितंबर से, ये मैंने पहले भी आपको आंकड़े दिए थे, कि हम लोग हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं एज अ कंट्री। वी हैव नेवर हैड दिस काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट। हाँ, हो सकता है इसमें यंग जनरेशन, जेनजी और ट्रैवल लोन्स और ये सब हो, ठीक है, एक सिस्टेमिक शिफ्ट है, ठीक है, देखते हैं। लेकिन इसमें आपको भाव अच्छे मिल जाएंगे। अब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का हमने देखा है, प्रॉब्लम क्या होता है ना, कोई भी स्टॉक 40-50% गिर गया, हमको लगता है ये तो अच्छी कंपनी है, अच्छा ही कर रही होगी। ऐसा नहीं है। HDFC बैंक अगर इतना गिरा है, FIIs ने अपना मनपसंद स्टॉक बेचा है HDFC बैंक, तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। अब वो गिरा है तो चढ़ेगा जरूर। ये कन्वेंशनल विजडम बोलता है, अरे HDFC बैंक थोड़ी ना बंद होने वाली है। ऑफ कोर्स HDFC, ICICI, SBI, ये तीन बैंक्स को सरकार ने सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बताया है, सॉवरेन गारंटी दी है। सॉवरेन गारंटी का मतलब सरकार बंद हो जाएगी लेकिन ये बैंकें बंद नहीं होगी। ये तीन, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, तो ऐसे तो वो रिवाइव हो जाएगी, लेकिन थिंक अबाउट इट, लुक एट HDFC बैंक। इट हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर फॉर लास्ट 5 years। कहीं ना कहीं वो मीन एवरेजिंग कैचअप करेगा। लेकिन इस माहौल में जहां बैंकिंग पूरे सेक्टर पे सवालिया निशान लग रहा है, और ये हर बार होता है, ये हर ग्रोथ साइकिल के बाद एक ऐसा पेन पॉइंट आता है, हम उसके मिडिल में हैं, इवेंचुअली हम उसको क्रॉस कर जाएंगे। बट अभी हम उसके एकदम तीव्र गति के बीच में है, वी आर इन द एपिसेंटर ऑफ दैट बैंकिंग पेन पॉइंट। तो क्रॉस करने में कुछ क्वार्टर्स लग सकते हैं। दूसरी बात यह है कि चलो बैंक्स एक बात हो गई, अच्छा पब्लिक बैंक में पैसा जमा क्यों नहीं कर रही? इसके दो वजह नजर आते हैं। नंबर वन, वो पैसा उठा के डाउन पेमेंट करके भर भर के लोन्स लिए जा रहे हैं। तो आपको देखना चाहिए कि होम लोन डेटा क्या कहता है। अभी तक उसमें डिफॉल्ट हुआ नहीं है, क्योंकि नौकरियां पब्लिक की जिस स्पेस पे जा रही है वो अभी भी स्लो है। तो जब नौकरियां अगर धड़ल्ले से जाने लगेंगी तो होम लोन डिफॉल्ट हो जाएगा, और फिर चार कैरम के चार फोर कॉर्नर्स का चौथा कॉइन भी उसमें चला जाएगा। गई भैंस पानी में वाला लेवल, होम लोन डिफॉल्ट। भगवान करे, ऊपर वाला करे कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक इतने तीव्र गति से होम लोन डिफॉल्ट्स नहीं हुए। हो रहे हैं लेकिन वैसे नहीं हो रहे कि हमें कोई शॉकिंग साइन मिले या हमें कोई ऐसे डेंजर साइन मिले। पब्लिक पैसा डाल रही है म्यूचुअल फंड्स में, एंड दैट इज वेरी सेंसिबल यार। बैंक्स के ऊपर भरोसा ही नहीं है। आए दिन मैं सुनता रहता हूँ डिजिटल अरेस्ट, सीनियर सिटीजन्स को फोन किया। अब प्लीज आप लोग, कोई भी आपको फोन करे, आप अपने बैंक अकाउंट नंबर और अपने पैन आधार किसी को ऐसे अनऑथोराइज मत दिया कीजिए। भाई, इधर कोई आपका भला करने के लिए बैठा नहीं है। मेरे ख्याल से हम सबको अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। डिजिटल अरेस्ट से बचिए, बिकॉज बैंक्स पे भरोसा उठ रहा है, पब्लिक बैंकों में पैसा नहीं रख रही है। सरकार ने ऑलरेडी रूल बनाया हुआ है कि 5 लाख के ऊपर अगर बैंक में आपका पैसा है
सपोज आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए हैं सपोज, और कल को वो बैंक को कुछ हो गया, आपके अकाउंट को कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, अनवारंटेड कुछ गड़बड़ हो गई, तो सरकार सिर्फ 5 लाख तक पर अकाउंट वापस दे सकती है। उसके ऊपर जो भी पैसा बैंकों में है वो इंश्योर्ड नहीं है। तो टेक्निकली इससे आप क्या समझे कि 5 लाख के ऊपर वैसे ही बैंकों में रखना नहीं। पहले ही पब्लिक 1-2 लाख रखती थी, अभी वो भी नहीं रख रही है। तो वो म्यूचुअल फंड्स में रिटेल इन्वेस्टर प्लेबुक में इन्वेस्ट हो रहा है या ट्रैवल लोन्स में खर्चा हो रहा है। लोन्स या क्रेडिट लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्रेडिट लेके आप एक एसेट खड़ा कर रहे हो तो वो एक गुड लोन कहलाता है। आप लोन पे गाड़ी ले रहे हो, डेप्रिशिएटिंग एसेट, बैड लोन। लोन पे घर ले रहे हो, इवेंचुअली वो भी एक तरह से फाइनेंशियली तो वायबल नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट उसमें आपका एक एसेट खड़ा हो रहा है, घर, जो आगे जाके आप शायद ऊपर के भाव पे कभी ना कभी बेच दोगे। सो दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ बैड लोन। लोन लेके ट्रैवल कर रहे हो, दुनिया भर में घूम रहे हो, एक्सट्रीमली बैड लोन। लोन लेके कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट जा रहे हो, जो आजकल हो रहा है, इट इज द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग यू कैन एवर डू टू योर फाइनेंशियल प्लेबुक। अगर आप लोन लेके किसी भी सिंगर का, चाहे कोल्ड प्ले हो चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर आपको इतनी महंगी महंगी टिकटें लोन पे लेनी पड़ रही है, यही हो रहा है हमारे देश में दोस्त। एनीवे तो मार्केट तो अपने आप को संभाल लेगा, बिकॉज मार्केट सर्वप्रथम है, और सबसे ऊपर है, भाव भगवान है, मार्केट अपने आप को संभाल लेगा। अब इस सेक्शन के आगे हम लोग बात करेंगे तमिलनाडु में जो हुआ, एंड थोड़ा यहाँ पे पॉलिटिक्स और उसका कनेक्शन कैसे हमारे इस पे होगा उसकी बात करेंगे। तो अगर आप में से कोई ज्यादा जियो पॉलिटिक्स में या पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मार्केट की बात यहीं तक थी। मेरे कुछ ऑडियंस है साउथ में स्पेशली, ऑल ऑफ द ऑडियंस इन द साउथ दैट आई हैव, आप सबको वणक्कम, एंड मिक्का नांद्री, मिक्का नांद्री। And one more thing, this is for all of you who have always supported us from Kerala, Andhra, Telangana, Tamil Nadu, and Karnataka also. But since the mahal is of Thalapati Vijay, so Thalapati Tirthalil Vetri Petra Tarku was Tutukal. Congratulations on Vijay winning the elections. Amazing, amazing. I'm so happy। क्या होता है ना कि पॉलिटिशियंस को, एटलीस्ट कोई भी पॉलिटिशियन हो जो चला आ रहा है, उनको ना ऐसे सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ कि आपके घर में जो बेचारे काम वाले आते हैं, हाउस मेड, हाउस हेल्प या जो भी आते हैं, उनको आप जैसे पगार दे के उनसे काम निकलवाते हो, और अगर सफाई ठीक से नहीं हुई तो वो, बेटा ये थोड़ा साफ कर दे, ये ठीक से नहीं हुआ है, थोड़ा कर दे मेहनत, ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए हमें हमारे पॉलिटिशियंस को। एंड विजय इज अ डिफरेंट केस, ही इज अ सुपरस्टार। लोग उसको पूछते हैं, पूजा होती है। तो ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ है, खैर तमिलनाडु हैज हैड अ हिस्ट्री की जयललिता केम फ्रॉम मूवीज, करुणानिधि, ऑल ऑफ दीज गाइज, जिन्होंने, एक ने डीएम के बनाया, एक ने एआईडीएम के बनाया। अब मैं आपको इसका रेलेवेंस समझाता हूँ कि कैसे साउथ का पॉलिटिक्स हमारे नॉर्थ के पॉलिटिक्स को, एज एन इंडियन टैक्स पेयर, इसमें मैं किस तरफ हूँ वो देखने की जरूरत नहीं है। मैं इंडिया के तरफ ही हूँ, भारत इंडिया के तरफ, जो इंडिया के साथ है वो हमारे साथ है। अब विजय पे आएंगे, वो मैन ऑफ द मैच है, सुपरस्टार। एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एक सुपरस्टार पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहा है विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी मनी टू एनी ऑफ हिज वोटर्स, ओपनली चैलेंजिंग दैट। खैर ये मोमेंट पहले भी हुआ था, हमने पहले भी अरविंद केजरीवाल जैसे लोग देखे हैं जिन्होंने चैलेंज किया, बट वो कोई सुपरस्टार नहीं था, वो अगेन हमारे हाउस हेल्प जैसा। तो ये स्टालिन हो गया, या अन्ना डीएमके हो गए, या कोई भी हो गए, इनकी जब हेजेमनी टूटती है ना, जब ये बड़े बड़े बुढ़े लोग जो अपने आप को होलियर देन दाउ समझते हैं, जब ये जमीन पे गिरते हैं और रियलिटी चेक धूल चाटते हैं ना, मेरे को बहुत खुशी होती है। एंड विजय वॉज, इट वॉज नॉट दैट इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, लेकिन वो 108 सीटें जीत के आएगा आउट ऑफ 234। और अब तक जो उसने प्रोमिस किया है, अब मैं यही उम्मीद करता हूँ, विजय थाला, please don't become another केजरीवाल। आई डोंट थिंक ही विल, बिकॉज साउथ में और नॉर्थ के चॉइसेस में देखिए बहुत फर्क है।
आप आज देखो, जो हमारा रूलिंग पार्टी है वो साउथ के कोई भी स्टेट में नहीं है, ना कर्नाटक ना। मैं एक आपको ऑब्जर्वेशन जिस तरह से मैं देखता हूँ एज अ टैक्स पेयर में बता रहा हूँ। तमिलनाडु की बात करें, Tamil is one of the oldest civilizations and oldest languages in the world. You look at people who are in the US, Indian origin, CEOs देखो, आप टेक्नीशियंस, engineers देखो, हर चीज में तमिल people are ahead. मैं उस स्टेट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो स्टेट हमेशा हर 5 साल में ग्रोथ हो रहा है। इंडिया हाईएस्ट ग्रोइंग स्टेट है, माइंड यू। तमिलनाडु ग्रू एट 11 to 12% इन अंडर स्टैलिन्स रूल, डीएमके का जो 5 साल थे। इंडिया का एवरेज ग्रोथ 6.5-7% है, आप देख ही रहे हो। तमिलनाडु आउट परफॉर्म द नेशनल एवरेज बाय 60%, फिर भी स्टैलिन इलेक्शन हार गया। ये उस स्टेट की रही है खासियत कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेमोक्रेसी का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू होना चाहिए जो साउथ ने हमें दिखाया। नेवर वोट फॉर नैरेटिव्स। आपने परफॉर्म किया नहीं किया, वो हर 5 साल में डीएमके फिर एआईडीएमके फिर डीएमके फिर एआईडीएमके ऐसे बदलते क्यों रहते थे, ताकि द पॉलिटिशियन इज ऑलवेज ऑन हिज टोज कि अगले साल अगले टाइम मेरी सरकार जा सकती है तो काम करो। उस चक्कर में स्टेट में काम होते रहे। अब स्टालिन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, देखो लास्ट 5 साल में स्टालिन बिकेम अ लिटिल ओवर कॉन्फिडेंट। पब्लिक रैलीज में दिखता था कि वो थोड़ा ऐसे पब्लिक को हड़ 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 ऐसे कर रहा है, वो अच्छा नहीं, इट्स नॉट गुड। पॉलिटिशियंस, खैर कोई भी किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, वेदर पॉलिटिशियन और नॉट। आई थिंक वी शुड ट्रीट द जैनिटर द सेम वे लाइक वी ट्रीट द सीईओ, यही मैंने पढ़ा था कहीं पे। लेकिन जैनिटर को अपने घर का मालिक और अपना भगवान मत बनाओ, इसीलिए पॉलिटिशियंस को भी वहीं रखो। आई थिंक विजय का केस अलग क्यों है, क्योंकि वो काफी लोगों के लिए भगवान से कम नहीं है। प्लस 15 साल से विजय की अगर आप पॉलिटिक्स देखोगे तो पार्टी तो 2 साल पहले फॉर्म हुई, टीवीके, 2 साल पहले आई पार्टी। लेकिन एट हिज पीक ऑफ हिज मूवी करियर, एट द पीक ऑफ हिज मूवी करियर 2024, ही retired from movies and he came into politics. The man has a net worth of 750 crore approximately, unaudited, unverified. 700 साढ़े 700 करोड़ पैसा है बंदे के पास। खुद का पैसा लगा के चुनाव लड़ा, एक भी वोटर को खरीदा नहीं। पैसे दे दे के गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी से रैली भरी नहीं, जो हमारे देश के प्रधान सेवक कर चुके हैं रैलियों में। अब आप फिर से बोलोगे कि आप, हाँ तो जो सच है तो सच तो बोलना पड़ेगा ना। सच यही है, नोएडा में गलगोटिया वालों को, बच्चों को, एमबीए स्टूडेंट्स को क्लासेस बंक करवा के फोकट का अटेंडेंस देके रैलियों में बुलाओगे और सोचोगे कि हम उसको इग्नोर करेंगे? क्यों? यहाँ विजय के रैली में एक एक दो दो लाख लोग बिना बुलाए कैसे आ गए? दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन साउथ एंड मोस्ट ऑफ द नॉर्थ दैट वी हैव सीन एंड वी प्रॉब्ली बिलोंग टू। मैं आपको वही समझा रहा हूँ। विजय का शुरू से, थलपति विजय का शुरू से ये कहना था कि एवरीबडी इज इक्वल, ही इज नॉट गोना डिफरेंशिएट बिटवीन वॉट एवर डिफरेंसेज यू हैव इन इंडिया, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कौन से बैकग्राउंड से आप आते हो। उसने अपने ड्राइवर के बेटे को टिकट दिया, वो जीत के आ गया। उसने अपने आसपास जितने कर्मचारी थे, सबके बच्चे जो लेजिटिमेट थे, पढ़े लिखे थे, उनको टिकट दिया, सब जीत के आए विजय के नाम पे। और वो आदमी 15 साल से जमीन पे जुड़ा रह के काम कर रहा है तमिलनाडु में। मतलब जितने फ्लड्स आए, तमिलनाडु हैज ऑलवेज बिन सफरिंग फ्रॉम, कोई ना कोई साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गया, ये हो गया। तो this man was on the ground, he was helping the Tamil people. अगर आप में से कोई, if anybody is from the south and watching this, please feel free to comment. I am just praising a man who has done good work for the society and today is legitimately entering politics and making his presence felt. Educated, superstar, good fan following, serves as a very good alternative to keep the politicians in check. That is the only demand of this Deshbhakt taxpayer. That's it. We are not left or right, we are in the center. And center में कौन है? इंडिया, भारत। तो विजय वॉज आस्क्ड वेदर यू विल गो, मतलब बीजेपी ने इसको ऑफर दिया था। अभी तो ये बात बाहर आउट हो गई, आउट इन दी ओपन, दैट हम आपको ना सीएम बनाएंगे तमिलनाडु इलेक्शन के पहले। बाय द वे बीजेपी गॉट वन सीट बीजेपी गॉट इन तमिलनाडु आउट ऑफ 234 सीट्स, एंड टीवी के गॉट 108।
सो अभी भी मेजोरिटी से दूर है, बट वो इधर उधर करके 8-9 सीट से बना लेगा। बीजेपी के साथ वो उसका एक वोट, एक सीट भी वो नहीं ले रहा है, बिकॉज ही इंस्टेंटली टोल्ड दैट आई डोंट अलाइन विद द आइडियोलॉजी एंड आई वांट एवरीबॉडी टू बी ट्रीटेड इक्वल। सो तमिलनाडु में मैक्सिमम पॉपुलेशन वन साइड का है, बट जो वहाँ की माइनॉरिटीज हैं, एंड बाय द वे विजय इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग, his name is Joseph Vijay. So he's Joseph Vijay. He's a Christian by the way. So वो भी, उसकी जो इक्वालिटी है वो, सबसे अच्छी बात यह है कि सबको साथ में लेके चलो, और सबका साथ सबका विकास मोदी जी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें साउथ में दिखा है। मैं वही कह रहा हूँ, दिस कंट्री कैन प्रोग्रेस ओनली विथ यूनिटी एंड नॉट बाय फॉल्ट फाइंडिंग। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, उसका अभी टाइम गया। हम लोग यहूदी थोड़ी हैं जो 5वीं सदी में रह के वॉर करेंगे। इंडिया हैज नेवर स्टार्टेड अ वॉर, राइट? तो हम में और दूसरों में कुछ तो फर्क होना चाहिए। लुक एट चाइना। आपका कंपटीशन पाकिस्तान से नहीं है दोस्त, इट्स फ्रॉम चाइना। चाइना को हमें कुछ तो करके कहीं तो पहुंचे उसके आसपास, है ना? एंड 15 साल से ये आदमी जमीन पे काम कर रहा है। सो कमल हसन, रजनीकांत, Ganeshan, there have been other people also who have tried their hand in politics after Jayalalitha. बट वाई रजनीकांत आगे नहीं बढ़ा? कमल हसन ने बहुत ट्राई किया, उसको 0 सीट्स मिली थी 2018 में, क्योंकि ये लोग, रजनीकांत एक बहुत बड़ा सुपरस्टार एंड आई लव हिज मूवीज बाय द वे। आई हैव वॉच्ड मोस्ट ऑफ द रजनी मूवीज फ्रॉम 1995, दलपति से लेके टिल थलाइवार। थलाइवार वाज विजय's मूवी, शिवाजी, देन रोबोट, देन कबाली was Rajni last movie that I watched. बट रजनी बाबू ऐसे, जितना विजय जमीन पे जुड़ा, और वो एक आगे एक्स्ट्रा माइल तक गया, एंड विजय हैड अ लॉट ऑफ फैन क्लब्स ऑल ओवर द स्टेट। सो उसने क्या किया, हर फैन क्लब को रजिस्टर करके एक काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज वेरी स्मार्ट। और विजय के जीतने के पीछे दिमाग किसका है? प्रशांत किशोर, इंडिया का ओरिजिनल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, रणनीतिकार, जिसने एक जमाने में 2014 में हमारे प्रधानमंत्री को भी इलेक्शन जीतने में मदद की थी। उसके बाद गॉड नोज व्हाट हैपेंड, प्रशांत किशोर की कहाँ मतलब खटास हो गई उसको। और 2015 में उसने नीतीश कुमार को जिताया बिहार में, देन 2017 पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिताया, और फिर 2021 में वेस्ट बंगाल में ममता को जिताया। 2021 में ही डीएम के टीएन में स्टालिन को जिताने वाला भी कोई और नहीं, प्रशांत किशोर था। खुद हार गया बिहार में, सारे पढ़े लिखे लोगों को खड़ा किया, लेकिन अल्टीमेटली ये लाड़की योजना, ये सब के चक्कर में जो बिहार में जो भी हुआ, प्रशांत किशोर जैसा एक एक सो कॉल्ड ईमानदार आदमी 0 सीट्स लेके आया। ऑल हिज कैंडिडेट्स वर प्रोफेसर्स, हाईली एजुकेटेड डॉक्टर्स, प्रोफेसर सब, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। तो इससे आपको इंडिया के वोटिंग डिफरेंस और पैटर्न रिकॉग्निशन का बहुत बड़ा समझ मिलता है। साउथ हैज ऑलवेज रिजेक्टेड दिस काइंड ऑफ डिवाइसिव नेचर एंड दे ऑलवेज यूनाइटेड पीपल। हाँ, लेकिन दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज। लाइक अगर आप तमिलनाडु कभी गए हो या जाओगे तो यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश एंड तमिल। अब वो एक, काफी लोगों को, वो आपने शाहरुख की मूवी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, तो काफी लोगों को वो एक प्रॉब्लम लगता है। मैं क्या बोलता हूँ, एक आदमी पब्लिक के लिए काम कर रहा है ना? और उसने अपनी पोजिशनिंग पूरी की पूरी विजय ने ऐसी की है दैट ही हैज टू परफॉर्म नाउ। लेट्स नॉट बीट द बुश टू अर्ली। ही हैज टू परफॉर्म जो उसने प्रोमिस किए हैं। उसने भी बहुत सारे फ्रीबीज का अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि वो कहते हैं ना, बाजार में अभी सब आ ही गए हैं तो बेचना तो पड़ेगा। बट तमिलनाडु ऑलरेडी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, इट इज द हाइएस्ट ग्रोथ स्टेट ऑफ इंडिया। बर्थ कंट्रोल, चाइल्ड कंट्रोल में नंबर 1 रहा है। हर एंगल से, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स आप देखो, आईपीएल में नंबर 1 रही है बाय फार। मतलब हर फील्ड में आप देखो तो आपको वो स्टेट का एक छाप दिखती है। एंड इट हैज नॉट डिपेंडेंट, इट्स नॉट डिपेंड ऑन द सेंटर फॉर एनीथिंग। ऐसे ही आप देखो आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू, जो अभी वापस चुन के आए। सो सदर्न स्टेट्स चूज देयर लोकल लीडर्स एंड मेक देम बिग, यू नो, एंड दे डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एज सच। अब चंद्रबाबू नायडू ने सपोर्ट दिया तब ये सरकार चल रही है, और उसके एक्सचेंज में सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए दिए आंध्र प्रदेश को वापस रिवाइव करने के लिए। सो इफ यू लुक एट आंध्रा, तेलंगाना, केरला, केरला की बात दूसरी है। थैंकफुली वहाँ लेफ्ट का जो रूल था वो खत्म हो गया है।
बट वो लोग ने भी उठा के फेंका, जब नहीं चल रही थी कोई चीज तो उठा के फेंक दो। तो ये एक बहुत आपको देखने मिलेगा कि अगर विजय परफॉर्म नहीं करेगा 5 साल तो इसको भी ये लोग बदलने वाले हैं। उससे क्या होता है ना, आप एज अ वोटर, एज एन इलेक्टोरेट, यू आर मोर रिफाइंड, यू वोट फॉर पीपल हु वर्क। जैसे कॉर्पोरेट में एक ही उसूल होता है ना, परफॉर्म या पेरिश। तो वो जब पॉलिटिक्स में आके खेलेगा तब आपको दिखाई देगा कि भाई हम लोग यहाँ शोर मचाने आए हैं, राजनीति करने आए हैं, हम पे प्रेशर है परफॉर्म करने का। और इस विक्ट्री के बाद अब इंडिया में एक बहुत अच्छी चीज मैं देख रहा हूँ विच माइट हेल्प आवर कंट्रीज ग्रोथ रेट, कि जो भी पॉलिटिक्स में अभी आएगा ना फ्रॉम नाउ, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट, नहीं तो पब्लिक ऐसे जूता उठा के मारेगी। ये बहुत अच्छी बात, और ये सबके साथ होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। सो इफ somebody criticizes द रूलिंग गवर्नमेंट, इसका ये मतलब नहीं है कि वो दूसरी पार्टी के साथ, नहीं नहीं, वो देश के साथ है। आप देश के लिए चुन के आए हो, अगर आपके काम में कमियां मिलती है तो हमारा काम है उसको पॉइंट आउट करना। नहीं तो फिर हम में और दूसरे कंट्रीज में क्या फर्क रह गया? वी आर नॉट वी आर नॉट सपोज टू बी अ कंट्री जो सिर्फ ऐसे चुप बैठ के तमाशा देखेगी, राइट? वी हैव टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा ना भाई। इसीलिए तो देखो, एक स्टेट में विजय जैसी न्यू पार्टी 2 साल पुरानी जीत के है, क्योंकि उसने ये तैयारी काफी पहले से करके रखी है। तो ये जो विक्ट्री है इसके मायने बहुत हैं। आई हैव अ गट फीलिंग कि ऑपोजिशन तो इस देश में खत्म ही हो चुका है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी देयर शुड बी अ हेल्दी ऑपोजिशन। नहीं तो जो रूलिंग पार्टी होती है उसको लगता है हम ही सर्वे सर्वा है, हम ही आप पे राज करेंगे, फिर वो आपके हर चीज में घुसेंगे। आप ये क्यों कर रहे हो, आप ऐसे करो, हम बोल रहे हैं वैसे करो, रूल बदल देंगे। तो अगर देश में एक ऑपोजिशन थोड़ा स्मार्ट होता है तो दे कीप द पार्टी इन चेक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहाँ बचा ऑपोजिशन? कोई भी स्टेट में आप देखो जो रीजनल पार्टीज थी, अपार्ट फ्रॉम साउथ, साउथ को अलग करो, आप उड़ीसा में देखो नवीन पटनायक कहीं रहे नहीं। टीएमसी इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोग्रेसिव ऑपोजिशन, बट वो भी जे देर सवेर सफाया हो गया बंगाल में। असम में तो गोगोई नहीं था, वैसे भी पहले एक जमाने में थे तरुण गोगोई के, अभी उसका लड़का इतना कुछ है नहीं। तो जितने भी स्टेट्स हैं अगर उसमें ऑपोजिशन ही नहीं रहेगा, देन ओनली वन पार्टी विल कीप ऑन गोइंग अहेड। और फिर उसमें आप चेक नहीं कर पाओगे कि इन्होंने परफॉर्म किया या ये सिर्फ चलते जा रहे हैं। यही हो रहा है। इलेक्शन जीतना तो बीजेपी को बहुत अच्छे से आता है, उनकी पूरी इलेक्शन मशीनरी है। लेकिन एडमिशन ले लिया कॉलेज में, उसके बाद परफॉर्मेंस कौन देखेगा? वो तो हमको ही देखना है ना। क्या हमारे देश को जहां पहुंचना था हम 2026 में वहां आए हैं? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके सामने है, वीडियो की शुरुआत में मैं बोल चुका हूँ। हर चीज का ब्लेम आप ट्रम्प पे तो मढ़ नहीं सकते ना दोस्त। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हमने 12 साल में नहीं बनाए। मेक इन इंडिया करके इंडिया से सिर्फ हम असेंबली कर रहे हैं, वो भी मैक्सिमम प्लांट्स तमिलनाडु में और आंध्रा में है, जो आईफोन का आप जो बोल रहे हो। मतलब उसमें भी साउथ इंडिया ही आपको आगे कर रहा है, जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, एक भी सीट पहले से नहीं है, और वो लोग शायद कभी चूज भी नहीं करेंगे, क्योंकि देयर थिंग इज वेरी क्लियर कि दे वांट यूनिफाइड। वो लोग आपस में, मतलब जो बंदा पहले ही बोल रहा है दैट आई एम नॉट गोइंग टू फॉल फॉर दिस काइंड ऑफ डिवाइसिवनेस, वो पहले सोच के बैठा है ना उसको क्या करना है। नाउ ही हैज टू परफॉर्म। क्योंकि मुझे याद है 2012 में जब ये आम आदमी पार्टी आई थी, तभी भी काफी लोगों को ऐसा लगा था कि ये लोग कुछ नया करेंगे। निकले ये लोग पुराने से भी बदतर निकले। और राघव चड्ढा, आप लोग बहुत लोग बोलते थे मुझे कि राघव चड्ढा देखना सर, उसके रील्स आते हैं। अरे यार वो शक्ल से पॉलिटिशियन है, देख लिया ना क्या किया उसने। सो आई जस्ट होप एंड प्रे दैट थलपति, होपफुली ही विल नॉट बी लाइक दैट। इनफैक्ट मैं 4-5 साल आगे अगर देखूं 2029 के लिए, आई थिंक अगर ऑपोजिशन विजय को पुश करे, ही इज 51 राइट नाउ। उसकी एक अच्छी स्टोरी है। साउथ से वैसे भी हमारे पुराने प्रधानमंत्री रह चुके हैं, देवे गौड़ा बहुत कम टाइम के लिए, नरसिम्हा राव रह चुका है, अब वो अलग अलग सरकारों में रहे हैं। बट अगर विजय को ठीक से उसने काम किया और उसको चैनलाइज किया जाए, अच्छे से उसको पुश किया जाए, तो उसकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है, ही कैन बिकम अ फेस विच द ऑपोजिशन इज लुकिंग फॉर। क्योंकि चाहे रूलिंग पार्टी जीत जाए,
मैंने कहा ना, तमिलनाडु से हमें एक चीज सीखनी चाहिए, चाहे डेवलपमेंट बहुत तगड़ा हुआ है वहां, फिर भी रूलिंग पार्टी हार गई ना, तो अभी वो डीएमके यही बोलेगा, यार मैंने क्या, मुझे क्यों तोड़ा, मैंने क्या गलत काम किया। गलत सही की बात ही नहीं है, पब्लिक को चेंज चाहिए, क्योंकि आप एरोगेंट हो गए। और अगर ऑल्टरनेटिव होगा, बोलते हैं ना देर इज नो ऑल्टरनेटिव, तो वही वही जीत के आएंगे वापस दोबारा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन को बायबैक कर लें, चाहे वो एसआईआर करवा लें, चाहे डीलिमिटेशन करवा लें, चाहे जो मर्जी करा लें। अब देखो वो सर पे बैठ के आपके पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ाएंगे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके देश में गरीब आदमी ऊपर आया, देन हम लोग बोलेंगे कि आपने काम किया। यहाँ 12 साल में गरीब गरीब हो गया है और के शेप रिकवरी हो गई है। अमीर अमीर होके चला गया अडानी, और गरीब गरीब होके सड़क पे आ गया, उसका नाम नहीं है। और ठीक है, गलतियां होती है सबसे, बट यू नीड टू हैव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, द गवर्नमेंट नीड्स टू कम आउट एंड एडमिट दैट ओके हम लोग यहाँ थोड़ा चूक गए, कोई बात नहीं। आपस में प्यार का रिश्ता है ना, वोटर और सरकार का कोई ऐसे ये दुश्मनी थोड़ी होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1990s में नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जिसमें मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी में थे, एंड यूनाइटेड नेशंस में एक डेलीगेशन भेजना था। नरसिम्हा राव जो कांग्रेस वाला है, उसने बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा एज इंडिया रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन, कि आप जाके हमारा पक्ष रखो। क्या आज आप देखोगे ऐसा होते हुए? सो पॉलिटिक्स पहले भी होता था, पॉलिटिक्स में गंदगी पहले भी थी, अभी बहुत ज्यादा है बाय द वे, लेकिन पहले ना बाय पार्टीजन चीजें होती थी। हमने महाराष्ट्र में भी देखा है कि मुंडे साहब होते थे, वो भुजबल साहब को फोन कर, अरे यार तुम्हारे वहाँ दोनों अलग अलग पार्टी के, अरे भाऊ जरा तिकडे तुमच्या तिकडे ते रोड जरा बनवा ना, कशाला तुम्ही अडकताय, मतलब आगे रोड खराब है, रोड बना दो ना, क्यों अटका रहे हो, मेरे एमएलए का काम अटक रहा है। तो वो ऑपोजिशन पार्टी वाला फाइल साइन कर देता था। ये 97 98 का ये हमने ये भी टाइम देखा है। और बीजेपी जो वाजपेयी के अंडर थी, वो वाजपेयी साहब 22 पार्टीज की सरकार लेके चले थे। वाजपेयी वो आदमी है जो एक वोट से सरकार जिसने गिरने दी, उसको एक वोट कम पड़ा बीजेपी को, उस टाइम उसने गिरा दी और फिर री इलेक्शन हुआ, लेकिन फिर वो थोड़ा बहुत मैंडेट के साथ आए। उस टाइम वाजपेयी के साथ कौन कौन था? जयललिता साउथ वेंट विथ बीजेपी, कैन यू इमेजिन, मतलब सपोर्ट बाहर से समर्थन। जयललिता, ममता, देवर ऑल विथ वाजपेयी। एंड प्रेसिडेंट हमारे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियंस एवर, जिसके वजह से, जिसकी बदौलत आज हम एक न्यूक्लियर पावर है। गेस वेयर डज डॉक्टर कलाम कम फ्रॉम? रामेश्वरम, तमिलनाडु। मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, मेरा तो लोकल सब यही है, लेकिन मैं सर्वप्रथम इंडियन हूँ, तो मुझे इस बात को एडमिट करने में कोई गुरेज नहीं है दैट तमिलनाडु हैज बीन एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेस विथ ट्रेडिशंस। ट्रेडिशनल हेरिटेज के साथ प्रोग्रेस हो सकता है। सिर्फ एक चीज को सर पे बिठाने की जरूरत नहीं। तमिलनाडु ने किसी लीडर, जयललिता को बिठाया था सर पे, भुगता उन्होंने, बदल दिया, शी डाइड अ नेचुरल डेथ। तो जयललिता के टाइम हुआ था अम्मा कैंटीन, अम्मा साबुन, अम्मा सोप, ये सब नाटक चल रहा था वहां पे, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल फाउंड विजय एज अ क्रेडिबल अल्टरनेटिव एंड दे वोटेड फॉर हिम। तो पॉलिटिक्स में बाय पार्टीजननेस होना बहुत जरूरी है। अभी क्या हो गया है ना, दुश्मनी हो गई कि तुम तो ये हो, तुम तो गद्दार हो, तुम ऐसे हो। ठीक है, आप दूसरे को कुछ बोलते हो और फिर उसी के पार्टी के, लाइक अभी अगर आप बीजेपी को देखो, उसमें आधे से ज्यादा लोग तो कांग्रेस के भरे हुए, कृपा शंकर सिंह, इवन एनसीपी के हमारे अजीत दादा, जिनका मतलब स्वर्गवास हो गया वो प्लेन क्रैश में, उन पे इल्जाम तो लगे थे ना। मुझे नहीं पता वो सही गलत, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो अल्टीमेटली आ गए ना बीजेपी में। बीजेपी ने किया क्या? आज राघव चड्ढा जो है, वो भी तो आ ही गया ना। तो अगर आप सारी पार्टीज को अपने अंदर भर लोगे तो आपकी आइडियोलॉजी क्या रह गई? आपका ओरिजिनल जो वाजपेयी के टाइम था या जो आगे भी था, वो क्या रह गया? यू आर जस्ट डूइंग एग्जैक्टली व्हाट कॉर्पोरेट्स डू। कॉर्पोरेट्स में सामने जो टैलेंट है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हायर दैट गाय, वो अपने आप अपने लिए काम करेगा। वेल इफ दैट वर्क्स फॉर द कंट्री, सिंगल पार्टी पॉलिटिक्स, वेरी गुड, सो बी इट। तो लेके आओ, चलो मैं आपको बोलता हूँ,
जो अभी आप लोग सोच रहे हो, लेके आओ रुपी को 85 लेके आओ। हमारा जीएसटी नॉमिनल स्ट्रक्चर इंटरनेशनली नॉर्मलाइज कर दो, नॉर्मलाइज कर दो। एफआईआईस का टैक्स स्ट्रक्चर सिर्फ गिफ्ट सिटी नहीं, पूरे इंडिया में सारे लोगों को वही ऑप्शंस दो जो आप गिफ्ट सिटी में देते हो ऑर्डिनरी इंडियंस को। सेबी के रूल्स को थोड़ा ठीक कर दो। आरबीआई को बोलो ये हर 15 दिन में उठा के पक 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 अपने पंख ना फड़फड़ाए। बैंकिंग सिस्टम क्लीन कर दो। जो हमारा रुपी का वैल्यू है और जो ऑयल के रिजर्व्स है, कम से कम 6 महीने के रिजर्व्स बना दो। अगर सिंगल पार्टी मोनोपोली में ये सब होता है तो कौन सवाल, भाई सवाल पूछेगा कौन अगर परफॉर्म करेंगे तो? सिंपल सी बात है ना, अगर पब्लिक परफॉर्म करेगी तो सवाल कौन पूछेगा? वाजपेयी के टाइम जब वो परफॉर्म नहीं करते थे, ही यूज्ड टू कम एंड गिव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कि वी हैव मिस्ड दिस थिंग, वी विल डू इट अगेन। यहाँ तो क्या है कि आपने बना दिया होलियर देन दाओ, मतलब उसको इतना ऊपर बना दिया कि वो आदमी सोच रहा है कि हम तो विश्व गुरु हैं। कहाँ हैं हम लोग? वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो बाय द वे, और दुनिया आपको दिखा रही है। अगर एक बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की मध्यस्थता पाकिस्तान कर सकता है तो इससे बुरी बात विश्व गुरु के लिए कोई नहीं हो सकती। मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये पता है कि हमको सतर्क रहना है हमारे दुश्मनों से, और चाइना से खास करके, क्योंकि चाइना किसी का सगा नहीं है। लेकिन आप धंधा कर सकते हो, धंधा कर ही रहे हो ना। चाइना का इंपोर्ट तो 5 साल में डबल हो गया, सो मच फॉर आत्मनिर्भर भारत। तो ये सब चीजें अगर ठीक से चले तो कौन सवाल पूछेगा? किसके पास टाइम है वैसे भी सब फालतू सवाल, अगर सब सही चल रहा है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिखते नहीं है, मेक इन इंडिया का परसेंटेज बढ़ा नहीं है, आपने सिर्फ बब्बर शेर बना के छोड़ दिया। मेक इन इंडिया इंडिया में करेगा कौन? अब मेरे वीडियोस आप पहले भी देख चुके हो ना। आप कभी सरकारी कंपनी में जाके कुछ काम करवाने की कोशिश की है आपने बिना ब्राइब के? एक बार जाके ना, घर में बच्चा होगा तो कहीं भी आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश कर लेना, आपको समझ में, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट दोनों समझ में आ जाएगा आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जीएसटी नंबर लेने की कोशिश कर लो। मतलब हुआ कुछ नहीं है, और बातें हम ऐसे कर रहे हैं जैसे बस यूपीआई हो गया, क्रांति हो गई, ये हो गया, वो तो सब प्राइवेट कंपनीज ने किया है। सरकारी कंपनी तो कोई मेरे को नहीं लगता यूज कर रहा होगा। ऑल दैट ग्रोथ हैज कम फ्रॉम द प्राइवेट इंडिया विच इज कॉर्पोरेट इंडिया, इंडिया इंक। उसको भी आपने दबा डाला टैक्सेस और फालतू के डरा धमका के। एनीवे, लेट्स होप दैट आवर कंट्री ऑब्वियसली विल राइज फर्दर। सी, फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव, ऐसे टाइम में ही अच्छे तगड़े वैल्यूएशंस मिलते हैं, और ऐसे टाइम में ही आई थिंक हमारा बाजार भी आउट परफॉर्म करता है, कर चुका है पहले भी। सो आई थिंक दैट वे मार्केट्स विल फाइंड, वाटर विल फाइंड इट्स वे। रुकेगा नहीं किसी के लिए। लेकिन हमें जब पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स को ये लोगों ने मार्केट में घुसेड़ ही दिया है जबरदस्ती, तो हमें बात तो करनी ही पड़ेगी। पहले नहीं होता था, पहले पॉलिसी बनती थी और वो 5 साल तक टिक जाती थी। अभी पॉलिसी हर 3-3 महीने में कुछ ना कुछ नया शगुफा आ रहा है। ये वो आरबीआई सेबी के रूल्स, ये हो गया, एफआईआई को ये कर दिया, उधर ट्रम्प ने कुछ बोल दिया। दैट इज वाई वी हैव टू आल्सो ऐड दिस सेक्शन ना, नहीं तो आप कैसे? अभी देखो वो डीएम के हार गई, तो उससे रिलेटेड जो जो शेयर्स थे वो उस दिन सुबह से गिरने लगे। आई थिंक इंक्लूडिंग सन टीवी। सन टीवी एक लिस्टेड शेयर है। तो जस्ट बिकॉज एक पार्टी हार रही है तो वो शेयर तो, आपने पॉलिटिक्स को घुसा के डाल दिया ना बाजार में, तो उसकी बात तो करनी पड़ेगी। आई होप आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज, एंड वन रिक्वेस्ट अगेन, लेट्स, पहले हम हिंदुस्तानी यानी इंडियंस बन जाते हैं, बाद में हम लोग अपना, आप लोग अपना पॉलिटिकल इंक्लिनेशन ढूंढते बैठना। हम लोग बेसिकली टैक्स पेयर है, मेरे 2-2.5 करोड़ टैक्स वासी हैं, टैक्स वासी। तो पहले देशवासी बन जाते हैं, बन के रहते हैं, देश के हित में अच्छा काम करते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स होप आवर कंट्री कम्स बैक फ्रॉम दिस क्राइसिस ऑल्सो, बिकॉज मजाक मजाक में बोला है लेकिन देर इज अ क्राइसिस, जॉब क्राइसिस भी है, और कंजम्पशन क्राइसिस भी हो रहा है देश में। वो आपको ऊपर ऊपर दिखेगा नहीं, सरफेस पे क्लीन दिखेगा, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, तासीर में जाओगे, तासीर में आपको दिखेगा, वांदा दिखेगा, वांदा। I'll see you in the next video very soon. Till then, keep profiting. Jai Hind, Jai Maharashtra.